हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निखिल आहूजा क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। जब यूएन की मेंबरशिप की बात आती है, जब यूएन की मेंबरशिप के बारे में लोगों ने सवाल किया तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे दुनिया के सामने जो यूएन को सॉल्व करने थे। यूएन अपने 60 इयर्स जो है वो पूरे कर चुका था। जितने भी स्टेट्स के हेड थे, जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, उनके जो हेड थे वो सितंबर 2005 में एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मिल रहे थे और उन्हें इस सिचुएशन को रिव्यू करना था, चेक करना था क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। लीडर्स ने इस मीटिंग में डिसाइड करा, कुछ स्टेप्स डिसाइड करे जो यूएन को लेने चाहिए आज की सिचुएशन के हिसाब से। पहला वो स्टेप था क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। उन्होंने कमीशन बनाई जिससे दुनिया में पीस को हम बना के रख सकें। सेकेंड, उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज़। अगर कोई देश की गवर्नमेंट उसके सिटीजन्स को सही से नहीं रख पाती, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, तो उस केस में ये ड्यूटी बन जाती है यूएन की कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले। थर्ड, उन्होंने जो स्टेप्स लिया वो ये था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि 19 जून 2006 के बाद से ऑपरेशनल हो गया था। फोर्थ, उन्होंने डिसीजन लिया कि एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आने वाले 1000 सालों में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ गोल्स बनाए और उस गोल्स को बनाने के लिए कुछ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। फिफ्थ जो उन्होंने स्टेप उठाया वो था कंडेमेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, कि टेररिज्म को का विरोध करना होगा, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, तो डेमोक्रेटिक देशों के लिए उन्होंने एक फंड बनाने के लिए कहा। और लास्ट उन्होंने कहा एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप दी ट्रस्टीशिप काउंसिल। पहले उनकी ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ करती थी। अब जो ये चेंजेस की बात हुई यूएन में, ये भी कोई आसान चेंजेस नहीं थे, ये इश्यूज भी कुछ इजी इश्यूज नहीं थे। अगर पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जाएगी तो वो क्या करेगी? दुनिया में हज़ारों लाखों कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो किस में इंटरवीन करेगी? क्या ये डिज़ायरेबल होगा कि वो इन सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है हर एक उसमें वो इंटरफेयर करे? सेम वे, क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो अगर कोई देश में एट्रोसिटीज़ है तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन की बन जाती है? ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लेवल को कौन डिटरमाइन करेगा? क्या किया जाएगा अगर कोई ह्यूमन राइट को वायलेट करेगा? और इतनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो यूएन का पार्ट है आज के टाइम पर, तो कितना रियलिस्टिक होगा कि जो उन्होंने गोल सेट करा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इतनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। और टेररिज्म की डेफिनेशन में भी अभी तक कोई हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है ना। सारी कंट्रीज एक फाइनल डेफिनेशन पे एग्री नहीं हो पाई कि टेररिज्म एक्चुअल में है क्या, किसको हम टेररिज्म बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। और यूएन जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंड बनाएगा उसको यूज़ कैसे करेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो यूएन के सामने थे। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया जो था वो यूएन के रीस्ट्रक्चरिंग का जो इनका प्रोसेस चल रहा था हर लेवल पे वो यूएन को सपोर्ट कर रहा था। उसका मानना ये था कि यूएन को स्ट्रेंथन करना, रिवाइटलाइज करना जो डिज़ायरेबल है, ज़रूरी है आज के चेंजिंग वर्ल्ड के लिए। इंडिया जो है यूएन जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डेवलपमेंट को, कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा था, इस रोल के लिए भी वो उसके साथ था कि यूएन को और ज़्यादा जो है बाकी देशों को हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, डेवलप होने के लिए। इंडिया का मानना था कि डेवलपमेंट जो है यूएन का मेन एजेंडा होना चाहिए, तभी बाकी देशों के बीच में
पीस और सिक्योरिटी जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया का मेजर कंसर्न था सिक्योरिटी काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है। ज़्यादातर टाइम तक जो ये कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल स्टैटिक रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ, यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स तो एक्सपैंड हो गए, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये वैसे के वैसे ही थे। और इंडिया चाहता था कि अब काउंसिल को एक्सपैंड करना चाहिए ताकि दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए और वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स 11 से 15 कर दिए गए थे, लेकिन परमानेंट मेंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आया था। और काउंसिल का साइज जो है वो तब से ही स्टेशनरी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूएन जनरल असेंबली के ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्री को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी होना चाहिए, ताकि जो भी डिसीजन लिए जाए वो डिसीजन उनको भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में वो है, तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी उनका रोल होना चाहिए। इंडिया जो है इन दोनों बातों को सपोर्ट करता था कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों को बढ़ाया जाए। और रिप्रेजेंटेटिव जो है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का मानना था कि सिक्योरिटी काउंसिल्स की एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कुछ सालों में, और सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शन का अगर सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कितना सपोर्ट मिलता है। अगर कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के लिए तो वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमें इंक्लूड करना चाहिए। इंडिया खुद भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता था, क्योंकि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, इसमें 1/5 जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। इंडिया ने हर जो इनिशिएटिव यूएन ने लिया उस सब में उसने पार्ट भी लिया, और जो यूएन की पीस कीपिंग एफर्ट्स थे उसमें भी उसने पूरा सपोर्ट दिया। और इंडिया जो है इकोनॉमिक वाइज भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड स्टेज पर बहुत आगे बढ़ रहा है। तो एक और फैक्टर है जो जस्टिफाई करता है कि इंडिया को परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए। इंडिया ने बड़े सारे टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूशन भी दी है यूएन को, ठीक है, और कभी भी किसी पेमेंट को फॉल्टर भी नहीं किया है। इंडिया इस बात से अवेयर था कि परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। ये शो करता है कि वर्ल्ड अफेयर्स में इस कंट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और जितना स्टेटस बढ़ेगा किसी कंट्री का उतनी एडवांटेज उसको फॉरेन पॉलिसीज़ में मिलेगी। जितनी पावरफुल होने की रेपुटेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो देश इन्फ्लुएंशियल हो पाएगा। इंडिया की विश के बावजूद कि वो परमानेंट वीटो पावर चाहता था, कुछ कंट्रीज़ जो है इंडिया के इंक्लूजन की, इंडिया के परमानेंट मेंबर में इंक्लूड होने की बात पे एग्री नहीं करता था, उसके अगेंस्ट था। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो है रिलेशंस ट्रबल्ड रहे हमेशा से। और सिर्फ यही कंट्री नहीं थी जो इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनना देखना चाहती थी, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स। जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ है ये भी एक रीज़न बना, और कईयों ने ऐसा माना कि ये पाकिस्तान के लिए और डिफ़िकल्टी कर देगा अगर हमने इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया। एक और बात अगर हम देखें, जो रीज़न था जो इंडिया जिसकी वजह से परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया, वो ये था कि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम इंडिया को इंक्लूड करेंगे तो और भी हमारे पास इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे कि ब्राज़ील, जैसे कि जर्मनी, जापान, जो कि और साउथ अफ्रीका भी, ठीक है, ये सबको भी क्या होना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए। कुछ तो ऐसा फील करते थे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका इनको तो रिप्रेजेंटेड करना ही चाहिए अगर एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि यही दोनों ऐसे कंट्रीज़ थी, ये दोनों ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिनकी मेंबरशिप नहीं थी।
इन कंसर्न्स को अगर हम देखें तो इतना भी इजी नहीं था इंडिया या फिर किसी और के लिए परमानेंट मेंबर यूएन का बनने के लिए।